खबर के साथ खबर साहिबगंज से, जहां पर दुष्कर्म के आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। घटना 3 पहाड़ थाना क्षेत्र की, जहां बताया जा रहा है कि रात में घुसकर आरोपी ने महिला के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया। पीड़ित के शोर मचाने पर मौके पर जुटे लोगों ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया गया। आरोपी का नाम आरिफ अंसारी है और वो 3 पहाड़ का ही रहने वाला है। पीड़ित ने थाने में लिखित आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। घटना के बाद गांव के हिंदू परिवार के लोगों के बीच नाराजगी देखी जा रही है। उनके कमरे में एक व्यक्ति जो 3 पहाड़ का है, आरिफ अंसारी, पिता फुदूस अंसारी, वो उनके कमरे में जैसे मालूम चला कि ज़बरदस्ती घुसा था और उस महिला के साथ रेप किया गया। ये काफ़ी निंदनीय है और मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि इस घटना पे कार्रवाई जल्द से जल्द करे और आरोपी को जेल भेजे। प्रथम दृष्टिया में जो प्रतीत हो रहा है, एक मोनोपोली को बढ़ावा देने का ही प्रयास हो, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है, लेकिन कहीं से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में परोक्ष या परोक्ष रूप से घटना की पुनरावृत्ति यदि लगातार हो रहा है तो किसी न किसी का सह और बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए शासन और प्रशासन और समाज के लोगों को भी इस मामले में हस्तक्षेप करके पीड़िता को न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां पर जमशेदपुर में आग का तांडव देखने को मिला। सुंदर नगर थाना क्षेत्र कैंपस में बताया जा रहा है कि आग लगी, जब्त गाड़ी और कई सामान इस दौरान इस आग की भेंट चढ़ गए। ये सभी जलकर खाक हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची और आग में लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। तो जमशेदपुर से बड़ी खबर, सुंदरनगर थाना क्षेत्र कैंपस में लगी हुई गाड़ियां जो जब्त करके लाई गई थी और कई सामान जो यहां रखे गए थे वो इस आग की भेंट चढ़ चुके हैं। सभी जलकर खाक हैं। लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। तो आग कैसे लगी, ये सवाल जरूर बना हुआ है। जमशेदपुर में आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर जब्त कर लाई गई गाड़ी आग में कैसे खाक हो जाती है और उसके बाद अब जांच का ये विषय कि आखिर यहां पर गाड़ियों में ये आग लगी तो लगी कैसे। हालांकि जो इस वक्त प्रारंभिक जानकारी है, ये माना जा रहा है कि नुकसान जो है वो लाखों का हुआ है। जब्त करके लाई गई यहां पर गाड़ियां ही सिर्फ नहीं थी, कई सामान रखे गए थे। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां यहां पर मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाने का प्रयास करती हुई नजर आई, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सफलता हासिल नहीं हो पाई, क्योंकि तब तक कई गाड़ियां जो हैं वो जल चुकी थी, लाखों का नुकसान हो चुका था। और रांची से बड़ी खबर, जहां पर बिरसा चौक के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बाईपास रूट में चल रहे इस अभियान में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। झुग्गियों पर प्रशासन का बुलडोजर जो है वो लगातार एक्शन मोड में है। घर टूटने से हालांकि जो लोग हैं उनमें नाराजगी देखी जा रही है। नगर निगम ने पहले ही यहां पर इस अतिक्रमण को हटाने का नोटिस लोगों को दे दिया था, इसके बावजूद यहां से लोग हटे नहीं और जब प्रशासन का बुलडोजर चला है तो लोग अब नाराजगी इस पर जाहिर करते नजर आ रहे हैं। बिरसा चौक की ये तस्वीर, बाईपास रोड में ये अभियान चलाया गया। खबर धनबाद से, जहां जमीन कारोबारी और पूर्व पंचायत जनप्रतिनिधि चेतन साव गोलीकांड मामले में पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। गैंगस्टर प्रिंस खान का एक और गुर्गा फजल उर्फ फैजल बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी फैजल यूपी का रहने वाला है। इसके पास एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया गया। हाल ही में पुलिस ने प्रिंस खान के 6 गुर्गों को गिरफ्तार भी किया था, जिनसे पूछताछ में चेतन साव गोलीकांड समेत 2 अन्य मामलों का खुलासा भी हुआ। अभी कई और आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना जाहिर की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जमीन कारोबारी चेतन साव को 13 दिसंबर को गोली मारी गई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद लगातार ये कार्रवाई जारी है। एसआईटी के द्वारा त्वरित अनुसंधान करते हुए एक अभियुक्त
फजल को गिरफ्तार किया गया है। इसके पूर्व भी 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक एंड्रॉयड मोबाइल मिला है। यह अभियुक्त बेसिकली प्रिंस खान गैंग का है। बीजेपी नेता रमेश सिंह को पीएलएफआई संगठन के नाम पर धमकी दी गई है। कॉल के जरिए रमेश सिंह को कल दोपहर धमकी दी गई, जिसमें पीएलएफआई संगठन को मदद करने के एवज में सहयोग करने की बात कही गई है। धमकी मिलने के बाद रमेश सिंह ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी और सुखदेव नगर थाने में आवेदन दिया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम कॉल पर धमकी देने वाले की तलाश में जुट गई है। एक नंबर से फ़ोन आया, नॉर्मल कॉल पे आया था, तो हमको लगा कोई होगा। हम उठाए तो बोले कि मैं पीएलएफआई संगठन से बोल रहा हूँ, हमारे बॉस कहते हैं आप संगठन को मदद करिए। हम बोले आपको गलत जगह फ़ोन किए हैं, ऐसा कोई भी हम लोग बड़े कारोबारी नहीं है कि आपको मदद करें। बोला कि हम लोग आपके बारे में जानते हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, आप मदद करिए, संगठन आपको मदद करेगा। हम बोले हमको संगठन के ऐसा कोई काम नहीं करते कि मदद का ज़रूरत है, हम अभी बाहर है, अगले साल फ़ोन करिएगा। तो बोला ठीक है, मैं फिर कॉल करूँगा। कह के अपना जो उनका अंदाज़ होता है उस अंदाज में बात किए। इसका सूचना हम तुरंत रांची जिला प्रशासन को दिए। वहीं इस मामले पर बयानबाजी भी अब खूब हो रही है। बीजेपी का कहना है कि हेमंत सरकार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस ने जमकर पलटवार किया। कि सरकार में कुछ होना जाना नहीं है, इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, उग्रवादियों का मनोबल बढ़ गया है। अब किससे मांगेंगे? अभी हमने देखा होगा कि संजय सेठ जी हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जी से भी किसी ने मांगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सबों का मनोबल बढ़ गया है। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि इन लोगों का मनोबल को घटाने का काम करे। भाई रघुवर दास के नेतृत्व में आखिर उग्रवादी सब तो शांत हो गए थे ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती थी, लोगों का बिना बताए इनकाउंटर कर दिया जाता था। तो अब तो कम से कम लोग सुरक्षित हैं, लोग अबुआ सरकार के साथ हैं। निश्चित रूप से जो भी घटनाएं होंगी, सरकार और प्रशासन, कानून उस पर अपना काम करेगी। हमारे कार्यकाल में हर व्यापारी सुरक्षित है और हर जनता सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्या था उसको भी देखना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि अगर धमकी मिली है तो प्रशासन स्वाभाविक तौर पे जांच करेगी। और झारखंड की खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जी हां, परिवार वालों से ये मुलाकात इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होती हुई शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो खुद पहुंचे हुए हैं स्वर्गीय मनमोहन सिंह के आवास पर। और देखिए, उनके आवास पर पहुंचकर परिवार के लोगों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए नीतीश कुमार की मौजूदगी इस वक्त स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर खुद नीतीश कुमार की मौजूदगी है। परिवार के लोगों से मुलाकात और बातचीत इस वक्त होती हुई नीतीश कुमार ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर शाम 4 बजे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके थे। उनका ये पहले से तयशुदा कार्यक्रम, जहां पर उन्हें स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर जाकर परिवार के लोगों से मुलाकात करनी थी। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आवास की तस्वीर, जहां पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, देखिए इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जिस वक्त वो आवास पर पहुंचे और बातचीत और मुलाकात इस वक्त परिवार के लोगों से नीतीश कुमार की। और एक बार फिर से रुक करते हैं झारखंड की खबरों की तरफ। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। सुंदरनगर थाना कैंपस में ये आग लगी और इस आग में कई गाड़ियां जो हैं वो जलकर खाक हो गई हैं, कई सामान यहां पर जल चुके हैं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां, हालांकि
आग पर काबू पाने का प्रयास करती हुई नजर आई। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और इन आग की उठती हुई लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियां जब्त करके लाकर रखी गई थी वो इसकी चपेट में आई, और एक एक करके ये कई गाड़ियां जो है वो जलकर खाक हो चुकी हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आग की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर यहाँ जो गाड़ियां जब्त कर रखी गई थी उनमें आग कैसे लगी, नुकसान कितना, ये अब जरूर सवाल है। सुंदरनगर थाना कैंपस की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अचानक से इन गाड़ियों में धुआं निकलता देखा गया और उसके बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें जो हैं तमाम आसपास की गाड़ियों में लगती चली गई। और अब आपको रामगढ़ लिए चलते हैं, जहां सीसीएल रजरप्पा क्षेत्र में 2 एकड़ जमीन पर बने घर को जमींदोज किया गया, जिससे रैयतों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सीसीएल प्रबंधन ने कहा कि ये जमीन पहले से अधिकृत की जा चुकी थी और यहां पर अवैध रूप से घर बनाकर लोग रह रहे थे। डोजरिंग की कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां की गई और रैयतों ने इस दौरान डोजरिंग का विरोध किया, लेकिन उनका विरोध सफल नहीं रहा। रैयत का ये कहना है कि जमीन के बदले न तो नौकरी मिली और ना ही उन्हें मुआवजा ही दिया गया। आज से उसको हम अपना जमीन का पेपर मांग रहे हैं कि आप मेरा जमीन अधिग्रहण किए हैं तो आप पेपर दिखाइए। आज तक वो नहीं दिखाया है, ना ही कुछ किया है। बोलते हैं कि नौकरी दे दिया है, कि पैसा दिया, उसका भी रिपोर्ट दिए लिखित कि हम आपको मुआवजा दिए हैं, नौकरी दिए। हम बोले ठीक है, किसको आप नौकरी दिए हैं वो पेपर दिखाइए, किसको पैसा दिए हैं वो दिखाइए। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मानगो में कचरा की समस्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जहां निगम को डंपिंग के लिए जमीन ही नहीं मिल रही। इस पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने वर्तमान विधायक सरयू राय पर सवाल उठाए। बन्ना गुप्ता ने कहा कि एनजीटी में जाने से पहले समस्या से निजात दिलाना चाहिए था। 2017 में डबल इंजन की सरकार के बावजूद अब तक कचरा डंपिंग के लिए जगह निर्धारित ही नहीं की गई। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों मानगो के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो कचरा एक बड़ी परेशानी जो है लोगों के लिए बना हुआ है। निगम के पास अपनी कोई जमीन नहीं है और यही वजह है कि कचरे की डंपिंग जो है अपने आप में परेशानी का सबब बन चुकी है। इस मामले पर क्षेत्र के पूर्व विधायक बन्ना गुप्ता ने वर्तमान विधायक सरयू राय पर सवाल खड़े किए। में जाने के पहले उनको स्थानीय स्तर पर दोनों निकाय के साथ बैठना चाहिए था, जिला प्रशासन के साथ बैठना चाहिए था और बैठकर उनको इसकी जो है पूरी योजना को धरातल पर उतारना चाहिए था। क्योंकि 2017 में ही नगर निगम का गठन हुआ, तब वो माननीय विधायक भी थे, माननीय मंत्री भी थे और उनके रहते हुए उनकी डबल इंजन की सरकार भी उस समय थी। तो कचरा निस्तारण का यदि वो उपकरण लगाते तो उस समय ज़्यादा सहूलियत होती। सिमडेगा में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों के झुंड ने कई घरों को बर्बाद कर दिया। ये हाथी सिमडेगा के बुलवा, जलडेगा और बानो प्रखंड में लगातार घूम घूम कर तबाही मचा रहे हैं। हालात ये है कि इधर वन विभाग की टीम घटना की जानकारी मिलने पर जब तक एक गांव के नुकसान का आकलन कर लौटती है, तब तक दूसरे गांव में हाथी तबाही मचा चुके होते हैं। हाथी की समस्या के स्थायी समाधान पर कुलेबिरा विधायक ने जोर दिया, जिससे ग्रामीणों को राहत जल्द से जल्द मिल सके। इसको लेके हम बहुत चिंतित हैं और आप सबों को जानकारी होगा कि मैं लगातार सदन में भी इन सभी चीज़ों को लेकर रखता रहा हूं कि अस्थायी समाधान होना चाहिए। मुआवजा की बातें की, मुआवजा बढ़ गया, ये समाधान अस्थायी नहीं है और इसीलिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। गिरिडीह में डुमरी के अतकी पंचायत में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के झुंड ने यहां कहर बरपाते हुए कई घरों को तोड़ दिया, एक बुजुर्ग को रौंद दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हाथियों का झुंड गांव में घुसा और सिकरा मांझी के घर को निशाना बनाया। घर में रखे अनाज को हाथी चट कर गए और मृतक की बहू और बच्चे किसी तरह से यहां से भागकर अपनी जान बचाते हैं।
धसले तो केवरिया पहले खोलल केवरिया वहाँ से हमनी भगलिए। फिर जहाँ सुतल हलिए वहाँ अथिया गिरल इटवा तो हमनी सब उठ गलिए। ससुरा के कहलिए बोल चल भाग, बोल या गेल थी अथिया घर धसे खातिर। तो हमनी भगलिए बोल हथी तो भगलिए हमनी तो धाना खाए लगल थे तो ये ना भगे पड़ले तो हमनी सब माँ बेटा हमनी भाग गलिए, ये गो छोड़ा और हम। जल, जंगल और जमीन से भरे झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन पर्यटन का राज्य में जितना विकास होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्य के पर्यटन स्थल का सरकार की उदासीनता से विकास नहीं हो पाया जितना उसे होना चाहिए था। इस पर कांग्रेस ने हालांकि दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद डर का माहौल खत्म हुआ है और अब हालात बदले हैं। इधर जेएमएम ने यह दावा किया कि नए पर्यटन मंत्री के विजन से झारखंड पर्यटन नई ऊंचाइयों को छूएगा। वहाँ जाने के बाद बोलते हैं कि अरे हम लोग बहुत अच्छा फार बेटर, ये दसम फॉल, कौन फॉल, जितना फॉल है उससे बहुत अच्छा है, लेकिन उसको विकसित नहीं किया गया है, विकास नहीं किया, पर्यटन की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। यदि पर्यटन की ओर ध्यान दिया जाए तो पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग साबित झारखंड के लिए होगा। महागठबंधन की सरकार बनी तो वैसे जगहों से पहले हम डर का साया हटाने का काम किया। अब हमें लगता है कि अब जो है जब डर खत्म हुआ, लोग वहाँ जाने लगे, पुलिस वहाँ पहुँचने लगी, ठेकेदार वहाँ पहुँचने लगे, तो अब उसको भी विकसित करने की बहुत ही कम समय में उसको विकसित करने के लिए सरकार को प्रतिबद्ध होना होगा। पूर्व की सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के पास पर्यटन की जिम्मेदारी है, आदरणीय सुदीप कुमार सोनू जी, वो संजीदा और गंभीर व्यक्ति हैं, विजनरी लीडर हैं। हम समझते हैं कि उनके नेतृत्व में आप देखिएगा कि टूरिज्म ऊंचाइयों को छुएगा। झारखंड का टूरिज्म पूरे देश और दुनिया में जाना जाएगा। रांची के मछली घर में आयोजित कार्निवल 2025 में जेसीबी वाली सेल्फी सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। रांची के कार्निवल में आयोजित 3 दिवसीय मेले में जेसीबी की ऊंचाई से सेल्फी लेने की जैसी एक होड़ सी मची है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस खबर पर न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। नए साल का नया उत्सव और नए उत्सव के बीच लोग इसे रोमांचक भी बनाना चाहते हैं और उसी की तस्वीर राजधानी रांची में आपको देखने को मिलेगी, जहां सेल्फी वाला जो एक पॉइंट है वो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये जेसीबी से ऊंची वाली सेल्फी है, इस वजह से आप देखिए जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, यानी कार्निवल में जो पहुंच रहे हैं, मछली घर में कार्निवल का आयोजन किया गया है और इस मछली घर में इस आयोजन का सेल्फी लेने के लिए लोग कितने उत्साहित हैं। और ये ऊपर वाली सेल्फी है, ये सेल्फी है जेसीबी के ऊपर से लेने वाली वो सेल्फी जहाँ के ऊपर से पूरा मेला आपको देखने को मिलेगा। 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं वो इस पर जाकर सेल्फी ले रहे हैं। महिलाएं हैं, काफी उत्साहित भी होंगी, जब ऊपर गई होंगी तो कैसा फीलिंग्स होगा, क्योंकि रांची में अगर हम बात करें तो पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। कैसा लग रहा था ऊपर, ये बताइए। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या दिख रहा था ऊपर से, कुछ स्पेशल दिख रहा था? नहीं, अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे कि हवाई जहाज में उड़ रहे, ऊपर चल रहे, और फिर नीचे आने के टाइम थोड़ा सा ये मन में घबराहट आ रहा था। फोटो आपने लिया? हाँ। क्या दिख रहा था बैकग्राउंड में? बहुत अच्छा लग रहा था, सब चीज दिख रहा था। पहले कभी ऐसा सेल्फी? नहीं, पहली बार है। नहीं, फर्स्ट बार गए। आए जेसीबी बकेट में खड़ा होए और ऊपर जाके सेल्फी खींच सकते हैं। कब तक ये चलेगा? ये आज भर के लिए है। कार्निवल वैसे हमारा 2 तारीख तक है। हर दिन हम लोग नया नया थीम लाते हैं। मछली घर है, वहाँ ये आपको देखने को मिलेगा जहाँ जेसीबी वाली सेल्फी जो है वो लोगों को रोमांचित कर रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को पर्यटक मंत्री बनने के साथ ही जिले के शहर स्थित क्रिश्चियन हिल को पर्यटक स्थल घोषणा के साथ सौंदर्यीकरण की मांग अब तेज हो गई है। क्रिश्चियन हिल शहर स्थित एकमात्र पहाड़ी है जहां पर लोग नए साल के अवसर पर पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। शहर स्थित बनखंजों के इस वक्त मैं मौजूद हूं गिरिडीह जिले के शहर स्थित बनखंजों के पास और आप तस्वीरों में देखिए ये बनखंजों का पहाड़ी है और इसे क्रिश्चियन हिल के नाम से भी जाना जाता है। शहर स्थित एकमात्र एक ऐसा जगह है, ये पर्यटक स्थल है जहां पर शाम को लोग घूमने के लिए आते हैं और शुद्ध वातावरण का लुत्फ उठाते हैं। वहीं दूसरी बात आपको बता दें कि इस जगह पे जब पिकनिक होती है और जब नए वर्ष का
और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो अब गांधी मैदान से सीधे रुख करते हुए जेपी गोलंबर की तरफ। तो पहले ही जहां पर गांधी प्रतिमा के पास इन लोगों का जुटान हुआ था, वहां पर प्रशासन की तरफ से कहा गया कि भाई आप यहां इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, इसकी अनुमति नहीं है। इसके बावजूद प्रशांत किशोर यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद छात्र संसद को संबोधित करते हुए नजर आते हैं। और अब ये छात्र जो हैं, देखिए जेपी गोलंबर की तरफ इस वक्त निकलते हुए गांधी मैदान से। हालांकि देखना होगा कि क्या इसकी अनुमति ली गई है या नहीं ली गई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वो सुबह से ही मुस्तैद नजर आ रही है। बड़ी संख्या में पुलिस वालों की यहाँ पर मौजूदगी भी देखने को मिली। छात्र इस मांग पर अड़े हुए हैं कि री एग्जाम लिया जाना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने ये साफ कर दिया है कि ये संभव ही नहीं है। जहां पर खामी थी, जहां से शिकायत मिली थी, वहां की परीक्षा रद्द कर दी गई। अब री एग्जाम जैसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे साथ संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, अब ये छात्र गांधी मैदान से निकलकर गोलंबर की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए भाई, ये लगातार हंगामा शुरू हो गया और बता दें आपको कि सैकड़ों की संख्या में अब पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। जो अभ्यर्थी है साफ तौर से चाह रहे हैं कि उच्च स्तरीय वार्ता हो और मुख्यमंत्री के लेवल पर जो है इस पर संज्ञान लिया जाए। प्रशांत किशोर के बुलावे पर सभी छात्र आज आए थे छात्र संसद में, और इसके बाद गांधी मैदान के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा। जो छात्र हैं गांधी मूर्ति के पास से अब जेपी गोलंबर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सभी गेट को बंद कर दिया गया है और अब छात्र फिर से राउंड लगा रहे हैं कि किसी भी गेट से बाहर निकलकर उसके बाद जेपी गोलंबर तक पहुंचेंगे और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हंगामा हो रहा है। और बता दें आपको कि जिला प्रशासन का साफ कहना है कि हमने अनुमति नहीं दी है किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट करने की या फिर मजमा लगाने की, और इस मजमा को जिला प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया। और उसके बाद जो छात्र हैं वो लगातार आक्रोशित है और अभी कुछ ही पल बाद छात्रों ने साफ कहा है कि हम लोग जेपी गोलंबर पहुंचेंगे और वहां से सीएम हाउस की तरफ जाएंगे। लेकिन इस बीच जो पुलिस प्रशासन है उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और 10 से 12 जो है वज्र वाहन बुला लिए गए हैं। यहाँ पर पूरे पटना को एक तरफ से बंगला चौराहा से लेकर जेपी गोलंबर तक और गांधी मैदान का जो इलाका है उसे अब पुलिस ने सील कर दिया है और गांधी मैदान जो है उसके सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। कैमरे की नजर से आप लगातार देख रहे होंगे कि किस प्रकार से छात्रों की संख्या एक तरह से बढ़ रही है और पूरे बिहार ही नहीं बिल्कुल। और रजनीश, ये भी देखना होगा कि जब सभी गेट को प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया गया है तो फिर ये छात्र इस गांधी मैदान से निकलकर जेपी गोलंबर तक पहुंचेंगे तो कैसे? और अब जिस वार्ता की वो बात कर रहे हैं, क्या वो संभव होती नजर आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिए इस बड़ी खबर पर, लगातार हम बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।